चलो तुम लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिटरी मोशन। इसी के बारे में वैसे फर्स्ट जो कैपिलस लॉ है वो इसी के बारे में ही है। ठीक है। पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी अर्थ पता है ये किस में रोटेट करती है, कौन से फॉर्म में, इलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट करती है, ये फर्स्ट लॉ है। लेकिन इलिप्टिकल फॉर्म में जब वो रोटेट कर इलिप्टिकल पाथ जब वो फॉलो करती है, तो इलिप्टिकल पाथ में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हम उसमें नहीं पता होनी चाहिए। नहीं पता होनी चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो पता है। ठीक है। तो आपको पता है अंडाकार शेप की हो तो डेफिनेटली रेडियस क्या होती है, हमारी इक्वल नहीं होती। तो जो सबसे बड़ी एक्सिस होती है जिसमें रेडियस सबसे बड़ी होती है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एमिफिलियन, एनहीलियन बोलते हैं। एनहीलियन। ठीक है। इस पॉइंट पर क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। अच्छा, एक और चीज, जब भी ऐसा शेप आता है तो वहां पे दो फोकाई निकलते हैं। दो फोकाई का मतलब कि सर एक तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है फोकाई। इस फोकाई का मतलब क्या है कि एक इतना रीजन है जिसपे इसकी रेडियस हमेशा क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, इसलिए इसको फोकाई बोलते हैं। इस वजह से इसको फोकाई बोलते हैं। मैथमेटिक्स से पढ़ोगे वैसे आप, ऐसे ही ये भी एक ऐसा रीजन है जहां पे इसकी रेडियस क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, इसलिए उसको फोकाई बोला है। वरना ये वाला तो डिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा। तो ऐसे दो पॉइंट है जिसपे हाफ ऑफ द सर्कल पे रेडियस सेम, इसके भी हाफ ऑफ द सर्कल पे क्या होते हैं बच्चों? रेडियस सेम होते हैं। क्लियर हो गया? हम किसी एक पॉइंट पे सन को रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सन भगवान ने एक ही दे रखा है, तो एक सन को एक जगह ही रख सकते हैं कि दो जगह रख सकते हैं? एक ही, तो एक ही फोकाई पे हमें रखना पड़ेगा। तो हम मान के चल रहे हैं। हाँ जी, क्या बता दें? स्कूल में पढ़ाया नहीं है लगता है, सो रहा था। पढ़ाया नहीं है अभी तक। एन हिल, ANHELION, PERIHELION। यहां से क्या निकल गया बच्चे? ए निकल गया। ऐसे स्मॉल वाले पोर्शन से निकलता है बी। तो लिख लेते हैं ए क्या है यहाँ पे बच्चों? ए है आपका सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर रेडियस। और बी क्या है आपका? सेमी माइनर रेडियस। क्लियर यहां तक? ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात, इसका एरिया भी पता होना चाहिए। इसका एरिया कितना होता है? हाँ भाई बताओ, ट्वेल्थ वाला। रुक जाओ, क्या तलवार निकालेगा? पाई ए बी। क्या होता है? पाई ए बी, पाई के मल्टीप्लाई विद सेमी मेजर और सेमी माइनर के रेडियस का मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो यूज होने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। एक यहाँ पे इसेंट्रिसिटी यूज होते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये है, ट्वेल्थ क्लास के पढ़ने वाले बच्चे ऑन हार क्लास के टॉप। ओह, हाँ हाँ हाँ। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से। ठीक है। बस बस, शाबाश, वेरी गुड, तू ही पढ़ रहा बस। तो जहां पे फोकाई था वो आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है। वहां पे हमारा सन है, यहाँ पे क्या है बच्चों? हमारा सन। तो सन से एन हीलियन का डिस्टेंस कितना होता है? ध्यान से सुन लो। देखो, यहां से लेकर सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होता है ए इंटू ई। ए क्या है हमारा? सेमी मेजर रेडियस, और ई क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? सर इसकी होगी 8 × 1 + ई। ठीक है। क्योंकि देखो ये अगर ए, ध्यान से देखो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। A + A कितना होगा? 2A हो गया। तो डेफिनेटली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की वैल्यू होगी 8 × 1 - ई, क्योंकि जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 2A बन जाएगा। तो पेरिहिलियन से इसका डिस्टेंस होता है सन से A × 1 - ई। एनिलियन से होता है A × 1 + ई। याद रखना, ए और ई का फॉर्मूला क्या होता है?
अंडर रूट ऑफ 1 - b² अपॉन a। याद रखोगे ये चीजें छोटी छोटी। भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर? है ना? दूसरा, जहां पे, ध्यान सुन लो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर सर्कुलर वाइज घूम रहा है तो यहाँ पे v1 वेलोसिटी होती है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, v2 वेलोसिटी होती है। डेफिनेटली v1 नॉट इक्वल टू v2 होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत बेसिक रीजन है, रोटेशन मोशन हम पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। रोटेशन मोशन में हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम। पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम? पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम से जस्ट पहले से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये दो पॉइंट हैं जो कि सन से मिल रहे हैं, तो सन की जो एक्सिस पे ही तो मिल रहे हैं, यस और नो? सन की एक्सिस में ही आ रहे हैं दोनों के दोनों पॉइंट। दूसरा, दोनों पॉइंट सन, अगर मान के चलो ये अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में टॉर्क कितना हो, कोई बताएगा मेरे को? क्यों? क्योंकि सर सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, या फिर अगर परपेंडिकुलर तब भी उसकी लाइन को टच कर रहा है तो डेफिनेट टॉर्क तो जीरो। और आपको पता है जब टॉर्क जीरो होता है तो क्या कंजर्व करता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता है। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? R × LM। कौन LM? रट्टू तोते, इसको बंद कर दे, कॉपी को बंद कर, बंद कर दे। इधर ध्यान दे पहले। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? है MV/R, और R भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर M R × V। यस और नो? ठीक है, R परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो, ये सेंट जहां से निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये V2 होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? A × 1 - E, और मास जो भी होगा हमारा अर्थ का वो, इनटू में वेलोसिटी V2। तो कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? MV/R यूज करना है ना, MV/R। तो मास तो अर्थ का सेम है, वेलोसिटी V2 है, और रेडियस कितनी है इसकी? A × 1 - E। वहां पे क्या रहेगा? मास सेम है, V2 डिफरेंट है, A × 1 + E आ जाएगा। इस वजह से V1 और V2 सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो रेडियल डिस्टेंस है ना दोनों की, क्या है बच्चों? डिफरेंट है। इस वजह से V1 और V2 डिफरेंट होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल तो होंगी, लेकिन रेडियस दोनों की क्या है, रेडियल डिस्टेंस दोनों का क्या है? डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो ये भी आप लिख सकते हो, लिखो, ताकि हम V1 और V2 का रिलेशन बाई चांस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी, तो वो भी पता होना चाहिए, यस और नो? तो लिख लो, लिखो, इसको इस तरीके से लिखो, द टॉर्क एट अबाउट सन, द टॉर्क एट अबाउट सन विल बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये क्यों है पता है? इसको तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस इज सेम। दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस क्या है? सेम है, इस वजह से। सो टॉर्क विल बी जीरो, लिख देता टॉर्क विल बी जीरो, देन टॉर्क विल बी जीरो लिख देता ना। टॉर्क जीरो से क्या कंजर्व करता है? लिखो, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। और एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा तो इसको पॉइंट को मान लो थोड़ी देर के लिए A, और इस पॉइंट को मान लो थोड़ी देर के लिए B। तो मुझे बताओ, मैं बोलूंगा L इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? LB हो जाएगा। L देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ, या फिर जो भी प्लेनेट, जो भी घूम रहा है प्लेनेट, मुझे नहीं पता, वेलोसिटी V2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका? आप बोलोगे A × 1 - E। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? मास, वेलोसिटी V1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? A × 1 + E। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो V2/V1 विल बी इक्वल टू 1 + E डिवाइड बाय 1 - E। ई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगी, देखो ना, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ ना कुछ तो होगी। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सर V2 की वैल्यू ज्यादा होगी। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? V2 की वैल्यू। मतलब कि जो अर्थ, जो सन से नियरेस्ट होगा ना, जब सन से नियरेस्ट होगा
तो उस समय वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, उस समय वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। और जो सन से दूर होगा जब प्लेनेट या अर्थ या कोई और कुछ भी चीज है, वो धीरे स्लो, वो धीरे से मूव करता है। वो आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे, जब हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसको अच्छे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो मैंने अभी समझा दी है। 1 2 3 तो जल्दी जल्दी सन में आ जाएगा। ठीक है, 2 में थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है। 3 और पहले पहले में तो कुछ है ही नहीं, पहला तो जो मैंने समझा दिया यही है बस, फर्स्ट लॉ। लिख ले अब, सर में आ गए यहां तक। अब लिखो केपलर्स लॉ। ऐसा नहीं है, आपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशन के बारे में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किसने क्या बताया। ठीक है, क्योंकि कोई बोलता था कि अर्थ के सभी प्लेनेट सन भी सब चक्कर लगा रहे हैं, फिर किसी ने बोला कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सभी के सारे क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लेनेट चक्कर लगा। फाइनल उनकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई। तो उसी के कुछ सालों बाद ही केपलर्स आ गया, केपलर्स ने भी फिर बताया कि सर्कुलर मोशन ये कौन सा मोशन है, इलिप्टिकल मोशन। वैसे वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि केपलर्स ने एग्जैक्टली नहीं बताया था, किसी और साइंटिस्ट ने बताया था, पर बस वही चीज है। ठीक है, तो ऐसे सुनने में आया, बाकी तब पता नहीं उस समय क्या है क्या नहीं है। हम तो केपलर्स को ही मानेंगे, वही इंटेलिजेंट है भाई। तो फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ। केपलर्स लॉ में फर्स्ट लॉ लिखे सर, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स के पास था तू? अच्छा, ये बात है। चलो, हाँ भाई, क्या कहना चाह रहा तू, बोल। अभी समझाया ना 2 मिनट पहले, पढ़ाई नहीं करनी। लिख ले शांति से, लिखो। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन elliptical path, in elliptical path with the sun, with the sun at one of the foci, at one of the foci। कितने फोकाई होते हैं टोटल इलिप्टिकल पाथ में, दो, इसलिए। अच्छा, इलिप्टिकल की इक्वेशन तो पता होगी, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? अरे वाह वाह वाह, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, अरे बस, फिर तो इंटेलिजेंट हो ही तुम, और क्या चाहिए। ये हो गया सिंपल फर्स्ट लॉ। ठीक है, डायग्राम बनाना तो बना सकते हो, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करना है। ठीक है, बस। अब मेन कौन सा है, सेकंड और थर्ड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, थर्ड पे। ठीक है, पर सेकंड वाले क्वेश्चन सेकंड से आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड लॉ, लिखो केपलर सेकंड लॉ। पहले लिख ले बोल क्या रहा है, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि टाइम तो लगेगा इसको समझने। लिख लो पहले। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी, या फिर एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एरिया या एरियल। कई जगह एरिया लिखा हुआ है, कई जगह एरियल। ठीक है, एरियल, एरियल वो वाला एरियल नहीं है, है वो एरिया वाला एरियल, ए रियल। या आप एरिया वेलोसिटी भी ध्यान रखिए। लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी बोलते हैं, एरिया वेलोसिटी। क्या कहता है, लिखो। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एरिया वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट, एरिया वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। एरिया, एरिया क्या, एरिया वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। जो सेकंड डेफिनेशन क्या कहते हैं वो भी लिख लो। एरिया स्वेप्ट बाय, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट, area swept by the planet by the line joining between sun and planet is always constant, is always constant। दूसरे वाला थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगा लास्ट में, पहले वाला सबसे पहले वही समझेंगे हम, एरियल वेलोसिटी क्या कहती है।
हाँ जी मैडम, क्या कह रहे हैं? बाय द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या कहता है इसका बच्चों? एरिया, एरिया वेलोसिटी बोल रहा है ना, एरिया वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एरिया डिवाइड बाय टाइम। क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया डिवाइड बाय टाइम, डी बाय डी टी। ये क्या रहेगा हमेशा? कांस्टेंट होगा। क्या रहेगा बच्चों ये? और ये होगा क्या? एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट डिवाइड बाय टाइम टेकन टू स्वेप्ट। कितना उसने स्वेप्ट किया टाइम टेकन पे। क्लियर? पहले तो हम डी ए बाई डी टी का फॉर्मूला निकालेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट एरिया की यूनिट क्या होती है? और इसकी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान से देख लो, क्या होगी यूनिट? मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो। क्लियर हो गया? करें आगे? तो देखो, हमें निकालना है एरिया, निकालना है बस, हमारा काम है एरिया। उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो हमारा इलिप्टिकल पाथ होता है बच्चों, हमने बनाने की कोशिश की इलिप्टिकल पाथ। ये हमारा सन है यहाँ पे, प्लेनेट मेरे को मान के चलो यहाँ पे, अभी तक हमारा प्लेनेट यहाँ पे पहुंच गया है। प्लेनेट यहाँ पे पहुंच गया, तो कुछ ना कुछ रेडियल डिस्टेंस पर होगा। तो मैंने मान के चलिए कि रेडियल डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक है आर। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? वी होगी। आर और वी के बीच में एंगल कितना मान के चल रहे हैं बच्चे? थीटा। ठीक है, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद जो कि हमने छोटा मान लिया टाइम डी टी, तो डी टी के बाद बच्चों यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो ये आर वन आर या आर प्लस डी आर मान लेते हैं। छोटा सा रेडियस और बढ़ गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हुई होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी कमी हुई होगी, क्योंकि यहाँ कहाँ पे आ रहा है? एनिलियन पॉइंट पर आ, तो कमी हो रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किससे मतलब है? ये डिस्टेंस से मतलब है। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कितने टाइम पे पहुंचा है? डी टी, वेलोसिटी इसकी वी, तो डिस्टेंस कितना हो गया? वी इंटू डी टी हो गया, वेलोसिटी इंटू डी टी। क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है तो वो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन है वो बहुत छोटा, इसलिए हमें वो क्या दिखाएगा? फ्लैट दिखाई देगा। इसलिए मैंने इसको लिख दिया वी इंटू डी टी लिख दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो मुझे क्या निकालना? ये एरिया निकालना बच्चों, बस मेरा पर्पज है ये एरिया निकालना। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस हो गया आर, हमें बस क्या निकालना? हाइट निकालनी है। अब देखो ये वी डी टी है, ये क्या है बच्चों? वी डी टी हो गया ये। ठीक है, ये वी डी टी हो गया, थीटा हो गया। अगर ये वी डी टी हो गया ये वाला डिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा? वी डी टी कॉस थीटा बन जाएगा, यस और नो? और थीटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला हो जाएगा वी डी टी साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट? देख लो अभी भी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बन गया आपका वी डी टी साइन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जो मेरा एरिया था बच्चों, एरिया जो स्वेप्ट किया उसने, दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस कितना है बच्चे? आर, हाइट कितना है यहाँ पे? वी डी टी साइन थीटा। क्योंकि छोटा डिस्टेंस चला तो छोटा एरिया ही किया होगा उसने स्वीप, तो उसको मैं डीए मान सकता हूँ, इसको मैं डीए मान सकता हूँ। तो कितने निकल गया बच्चों? हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? तो डीए डिवाइड बाय डी टी कितना हो गया बच्चे? डीए डिवाइड बाय डी टी कितना हो गया? हाफ आर वी साइन थीटा। दैट्स इट। समझ में आ गया? हाँ, तो वी की भी तो वही डायरेक्शन है। तुझे वी की तरह को शायद तेरे को वो लग रहा होगा, पर एक चीज बता, वी भी तो उसी एक्सिस वी भी तो उसी एक्सिस में जाती है।
ये तो तुमको ऊपर से दिखाया, वी भी तो उसी एक्सिस में जाता है, छोटा सा है ना, इस वजह से उसी एक्सिस में ही तो है, इस वजह से। ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहाँ पे मैं इस, ये भी फॉर्मूला यहाँ तक इनफ है, पर इसका यूज नहीं होने का, क्योंकि थीटा तुम कहां तक पता, कभी थीटा लगा पाओगे पता, कभी लगा पाएंगे। लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मैं लाने वाला हूँ बस। किसका लाने वाला हूँ? एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ बस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो, है ना? लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो ये डिस्टेंस है आर और वी है, इसके बीच में गैप, इसमें एंगल है थीटा। तो इस बार मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ये नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा फॉर्मूला एम, क्योंकि आर क्रॉस वी होता है, तो आर वी साइन थीटा यूज करो। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। क्या नीचे आर है, वी है, साइन थीटा है। तो क्या मैं डायरेक्टली आर वी साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चों? एल बाय एम। यहां पे एम क्या है? यहां पे मास, किसका मास? ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट का, नॉट सन का। प्लेनेट मान के चलेंगे तो प्लेनेट का है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ मेरा फाइनल रिजल्टेंट कितना आ गया? मेरा सर फाइनल आ गया डी ए बाई डी टी निकल गया मेरा फाइनली, हाफ एल बाय एम, या फिर जिसको एल बाय टू एम। मैंने पहले ही बोला था एल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो हमने प्रूफ किया था कि एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट दैट विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट, हो गया प्रूफ, बस खत्म। एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट। सर में आ गया? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी, पूछिए डाउट। हाँ, फर्स्ट लॉ का प्रूफ, प्रूफ होगा तभी तो निकाला है, यहीं से तो निकाला है। एरिया स्वेप्ट बाय आएगा, वहीं से फर्स्ट लॉ निकलेगा, निकलेगा अभी। अभी आने वाला एरिया स्वेप्ट, पता चल जाएगा अभी। सर में आ गया बच्चों यहाँ तक सभी को? ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया, यही था सेकंड लॉ। लेकिन इसमें ही अभी तो ये फर्स्ट लॉ, जो सेकंड लॉ का फर्स्ट पार्ट निकला। सेकंड पार्ट एरिया स्वेप्ट वाला तो आपने समझा है नहीं, तो अब हम करेंगे एरिया स्वेप्ट वाला। ठीक है, ठीक है। ये तो अब एरियल वेलोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट आई है। अभी एरिया स्वेप्ट भी तो समझना है, तो भी तो समझेंगे। तो वो करते हैं, देखो वो क्या कह रहा है। यहाँ पे सन है, ठीक है। मान के चलो, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, कम होगी एज कंपेयर टू इस पॉइंट पर वेलोसिटी। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं, ये हमने पढ़ा था रिलेशन। तो हमने समझ लिया था कि V2 क्या है बच्चों, ग्रेटर देन है V1, ये तो हम समझ चुके हैं। तो इसी के ही कॉन्सेप्ट से हमने क्या बोला, देखो एरिया स्वेप्ट, यहाँ पे हमें टाइम सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि डी ए बाई डी टी क्या है, ध्यान से सुन लो। डी ए बाई डी टी क्या है? कांस्टेंट है। यस और नो? तो डीए भी तभी कांस्टेंट होगा जब कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि टाइम था, टाइम चलेगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम है। तो मतलब मान के चलो ये इस पॉइंट पर था पहले हमारा प्लेनेट, टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद ये प्लेनेट यहां तक पहुंच गया, बस इतना ही उसने एरिया स्वीप किया है। तो एरिया कितना, कैसे स्वीप किया, देखो यहां से बोल रहा है, यहां से लेकर लाइन जॉइनिंग बोली थी ना, प्लेनेट और सन के बीच में जो भी लाइन जॉइनिंग होगी, उसके रिस्पेक्ट में जितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा, वो इतना एरिया उसने क्या किया बच्चा, स्वीप किया। स्वीप किया एरिया, क्योंकि टाइम सेम है, वेलोसिटी कम है, इसलिए जो उसकी आपके बोलेंगे आर क्या, वो कम दिखाई देगी आपको, लेकिन एरिया क्या होगा, दोनों तरफ सेम ही होगा।
क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। उसी टाइम पे ये वाला एरिया या ये वाली आर को ज्यादा कवर कर लेगा। लेकिन अभी भी एरिया क्या रहेगा इस केस में, सेम रहेगा। एरिया एरिया क्या रहेगा बच्चों, कितने टाइम में, टी टाइम में। दोनों में टी टाइम से वेलोसिटी डिफरेंट, बट एरिया स्वीप क्या होगा, डीए क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये कौन कहता है, केपलर्स लॉ ने यही बोला था। बस समझ में आ गया। तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, एरिया तो हमें निकाल नहीं सकते, सिंपल सा यही क्वेश्चन है बस, डेफिनेशन वाइज। ठीक है, तो जो ये एरिया होगा A1 और जो ये एरिया होगा A2, दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, ऐसा कुछ वो कर सकता है एग्जामिनर कि इसका ना एरिया आप किसकी तरह मान सकते हो, थोड़ा सा सोचो। क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इस वाले रीजन में ये वाले सारे के सारे रेडियस सेम रहेगी। ऐसे ही इस वाले में पर रेडियस क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, पर इतना ज्यादा रेडियस में डिफरेंस नहीं आएगा आपका। क्योंकि ये वाली रेडियस भी अप्रोक्सीमेटली इसी रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि बहुत छोटा है। अगर मैं टाइम तो बहुत ही छोटा टाइम ले रहा हूं। तो इसका मतलब कि क्या मैं इसको माइनर सेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते, नहीं कर सकते, यस और नो। कि अगर वो एंगल को दे दे 5 डिग्री, यहाँ पे दे दे 10 डिग्री, कुछ भी एंगल का कॉन्सेप्ट बना दे और रेडियस का कॉन्सेप्ट दे, तो आपको पता है माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, या मेजर सेक्टर का सर जो होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यस और नो, दोनों का एरिया सेम है, तो डेफिनेटली दोनों का रेडियस और थीटा 1 क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। यस और नो, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है पर आ सकता है। इसका मतलब कि थीटा 1 R1 स्क्वायर इक्वल टू थीटा 2 R2 स्क्वायर, याद रखना है ये वाला रिलेशन। और यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल, जब ये वेरी स्मॉल होंगे तभी है। यस और नो, ज्यादा पे एप्लीकेबल नहीं है, ज्यादा पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेडियस का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। सर में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक। छोड़ दे, बड़े आगे। उससे पहले की, हाँ हाँ। सेमी सर्कल कैसे हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो देख लो, इधर बहुत कम है, इधर ज्यादा है। हाँ, तो सेमी सर्कल किसके रिस्पेक्ट, अगर वो रेडियस को मानेगा तब सेमी सर्कल है ना। पर रेडियस तो लगातार चेंज होती जा रही है, तभी तो हम यहाँ पे मेन रेडियस आर लेके चलते हैं। स्मॉल एंगल के लिए रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए मैंने पहले बोला कि थीटा 1 थीटा 2 बहुत स्मॉल है। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, बड़े आगे। इसमें हमें एक एल की वैल्यू भी निकालनी है या फिर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। फिर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालें जहां पे ए गिवन हो, बी गिवन हो और एल भी गिवन हो, तो उस केस में निकालना हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। हमने अभी निकाला था बच्चे DA/dt, निकाला है, कितना निकाला था DA/dt, सर आपने निकाला था L/2m निकाला था, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा कवर करता है तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, देखो ध्यान से देखो, DA बोल सकता हूं L/2m इंटू dt। ठीक है, अगर उसको पूरा एरिया ही स्वीप करना है, पूरा का पूरा अगर एरिया स्वीप करना है तो कितना टाइम लगेगा, लिखो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, बहुत आवाज आ रही है, प्लैनेट बाय स्वीपिंग ऑल एरिया, बाय स्वीपिंग ऑल एरिया मतलब कि पूरा का पूरा सर्कल ही तो हो गया एक तरीके का। पूरा का पूरा सर्कल ही तो हो गया, पूरा स्वीप बोल देता, पूरा का पूरा एरिया हो गया। एरिया हो गया, ठीक है।
की वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों दोनों साइड। पहले बोलता था एल और एम क्या है, कांस्टेंट है। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सन, क्या है यहाँ पे, प्लैनेट। यहाँ पे क्या है, प्लैनेट, तो ध्यान रखना। अब एरिया, एरिया इलिप्टिकल पाथ का एरिया, इलिप्टिकल एरिया क्या बताया था मैंने, पाई ए बी। तो 0 से पाई ए बी आ जाएगा। टाइम पीरियड तो आपको 0 से टी ही लेना पड़ेगा, यस और नो। 0 पॉइंट पे कोई एरिया कवर नहीं किया था, और जब पूरा एवर कर लेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी होगा। तो बताओ आंसर कितना आ गया, देखो यहाँ पे 1 है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई ए बी, डायरेक्टली आंसर आ गया। यहाँ पे कितना है, एल डिवाइड बाय 2 MP प्लैनेट का, डिवाइड बाय, सॉरी इनटू में टी, तो टी की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई कितनी, 2 पाई ए बी एम पी डिवाइड बाय, बस खत्म। याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप एंगुलर मोमेंटम गिवन होगा, अगर ये कुछ चीजें गिवन होंगी तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। वरना वो अगर वो भी याद है बाई डी टी इक्वल टू एल बाय, तो वहां से भी बहुत जल्दी निकल जाएगा, विद इन 10 सेकेंड में निकल जाएगा फॉर्मूला, 10 to 20 सेकेंड, बस वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा बस। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बस खत्म हो गया ये वाला। नेक्स्ट लॉ कौन सा है, केपलर्स थर्ड लॉ, जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड बताता है। वो हम बहुत बार कर चुके हैं, बस उसे कोई हमें लिखना है, बस लिखना है, हम कर चुके हैं। टाइम पीरियड निकाल चुके हैं, यस और नो कितनी बार, वही हमें निकालना है। लिखो, लिख लो। केपलर थर्ड लॉ स्टेट दैट, केपलर थर्ड लॉ स्टेट दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट, नहीं ऐसे लिखो, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट revolving around the sun, revolving around the sun is directly proportional to the, is directly proportional to the cube of, cube of mean radius of, cube of mean radius of सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ। तो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो सर्कुलर में आएगा या फिर इलिप्टिकल में आएगा। तो इलिप्टिकल में आएगा, तो इलिप्टिकल में तो रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ए होती है, बी होती है, और बल्कि बीच में तो डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं, तो हम मीन मान के चलते हैं उसमें। उसमें दोनों में आंसर बस छोटा सा डिफरेंस है। अगर सर्कुलर मानोगे तो स्मॉल आर यूज करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी दूरी पर है। और अगर इलिप्टिकल मानोगे तो ए यूज करना है, क्या यूज करना है, ए, बस खत्म। बस अब इसको प्रूव भी तो करेंगे, प्रूव भी तो करेंगे। लिखो पहला केस, फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर सर्कुलर पाथ, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान के चलो ये कौन है हमारे, सूरज भगवान। इधर कौन है हमारी, धरती माँ। धरती माँ घूम रही है, घूम रही कि नहीं घूम रही है। मान के चलो बीच में डिस्टेंस है आर, आर शुड बी टेकन फ्रॉम सेंटर, लिख लो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चा क्या करेगा, मिस्टेक करेगा ही करेगा। आर, स्मॉल आर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ बॉडी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो यहीं पे फंसोगे आप। लिख लिया ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, लिख लिया, ठीक है। तो बस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। और यही फोर्स नेट किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो बस बात खत्म, एफ जी को किसके बराबर करना है, एफ सी के बराबर करना, वहां से निकल जाएगा, बस सर हो गया काम खत्म। एफ जी इक्वल टू, वही बता रहा हूँ, पहले भी कर चुके हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, जी मास ऑफ सन ले लें, क्या फॉर्मूला निकलता है, हाँ सन ले लो या कुछ भी ले लो, सन ले लो, मास ऑफ अर्थ ले लो। वैसे तो मैं प्लेनेट यूज करना चाहूंगा, प्लेनेट ले लेते हैं, ठीक है। प्लेनेट में थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना है, आर स्क्वायर, जो भी दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है, इक्वल टू
वी स्क्वायर लेंगे तो वहां से टाइम पीरियड निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर वी की वैल्यू आर ओमेगा पुट करूंगा, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा में छुपा हुआ है क्या, 2 पाई बाय टी। टी निकालना है हमें बस। सन में आगे देखो, आर इंटू आर, आर क्यूब बन गया नहीं बन गया, बस देखो यहीं से आंसर आने वाला है। अच्छा ये भी क्या था, मास ऑफ प्लेनेट ही है। मास ऑफ प्लेनेट क्या होगा बच्चे, कैंसिल हो। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी एम एस अपॉन में आर क्यूब आ गई। ओमेगा क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय जी इंटू एम एस, जो कि ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखो वही बात था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। ये आ गया बच्चे, बस हो गया प्रूफ, है ना। अब लिख लो सेकंड केस, उसकी डेरिवेशन बहुत बढ़िया, तो वो करने की जरूरत नहीं है। लिखो फॉर इलिप्टिकल पाथ के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, ए क्यूब आ जाएगा बस, ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। और ए क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस, याद रखना है ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। चलो तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, द अर्थ एंड द जुपिटर आर टू प्लैनेट्स ऑफ सन, कंसीडर द एवरेज ऑर्बिटल रेडियस। अर्थ की दे दी इसने, ऑर्बिटल रेडियस दे दी, ऑर्बिटल सर्कुलर में दी है, और जुपिटर की इतनी है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इतना है, तो बताओ जुपिटर का कितना होगा। बहुत ही सिंपल, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अभी बताया था, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। क्योंकि यहां से कोई सेंटर का हमें तो बताने का, सिंपल पूरा का बता रहेगा ऑर्बिटल रेडियस, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं ये वाली वैल्यू, डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो मुझे क्या निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, किसका, इसका। तो मान के चलो अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय जुपिटर है, प्लैनेट ले लिया, चलो स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थ क्यूब डिवाइड बाय प्लैनेट की क्यूब। टी की वैल्यू ईयर में ले लो, ईयर वाइज लेना तो ईयर वाइज ले लो, वरना फिर 365 ले लो, डिवाइड बाय टीपी का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा कितना, 1.5 इंटू टेंस पावर 8 डिवाइड बाय 6 इंटू टेंस पावर 8 का क्यूब। 10 से 10 कट गया, ये जीरो कट गया, 50/60 कितना होता है, 1/4। 1/4 का 3/2, मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा। 1/2 का क्यूब कितना होता है, इस तरीके से सोल्व करना है। तो बस ये भी स्क्वायर हट जाएगा। तो मेरे ख्याल से 365 डिवाइड बाई टी पी इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टीपी की वैल्यू आ गई। खत्म, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। यही है आपका आंसर सर। जो आपने इतना बढ़िया तरीके से इतना लंबा निकाला, देख लिया, आपके आधे से आधे में निकाल दिया हमने। सर लंबा है। राइटिंग क्या आ तो दूं कितना लंबा किया है, करा तो है ना सर। देखो। ए सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट, सैटेलाइट लॉन्च किया है सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इतना है एंड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है। ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड शुड बी लॉन्च सो दैट इट में अपीयर स्टेशनरी ओवर अ पॉइंट ऑन द अर्थ इक्वेटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट इजी है, कर सकते हैं, देखो कैसे। ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस गिवन है कितनी, 6400। इसी से ही लगभग लगभग 1600 किलोमीटर दूरी पे ये क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है।
तो इसकी हमें क्या निकालना है बच्चों? टाइम पीरियड निकालना है। कितने टाइम पीरियड होगा? रोटेशनल टाइम पीरियड होगा। तो बहुत इजीली निकल जाएगा। क्यों? सर देखिए कि यहाँ पे जो प्लेनेट है, उस जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास मान लिया मैंने ms। देखो अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं कैसे यूज करूंगा। और यहाँ पे मास कितना हो गया बच्चे? अर्थ का। दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा। होगा। वो किसके बराबर होगा? FC के बराबर होगा बस। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है बच्चों इसमें? R प्लस H का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। सिमिलरली यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों? या फिर स्मॉल r भी ले सकते हो। स्मॉल r भी यूज कर सकते हो, बाद में इसको यूज कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एम पी क्या है? एम पी से एम पी कैंसिल है, आर कैंसिल नहीं, आर रहेगा। वही जो आपने टी का फॉर्मूला निकाला था, कितना निकाला था टी का फॉर्मूला? मेरे ख्याल से कितना निकाला था? टी का निकाला था 4 पाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर क्यूब। ये निकला था, चेक करना एक बार। उल्टा था? तो बताओ कितना था? आर क्यूब बाय GM। ठीक है बच्चों। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, क्या पुट कर सकते हैं बच्चे? आर की वैल्यू, हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं R प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाय GM में। यस और नो? यहाँ पे इस बार G की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू गिवन। वैसे तो आपको पता है मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आ ही जाएगा। H की, R की, G की, ME सारी वैल्यू पुट करोगे आंसर तो आ गया। पर वो थोड़ा स्किल चेक करना चाहता है कि अगर आपको मान के G की वैल्यू नहीं पता है तो क्या आप उसके भी विदाउट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो हम निकाल सकते हैं उसके भी बिना। देखो कैसे। यहां से एक तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे R प्लस एच का स्क्वायर इंटू R प्लस एच डिवाइड बाय GM में यूज कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या 1/G नहीं आ जाएगा? यस और नो? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर इंटू R प्लस एच। तो देखो R पता है, H पता है, G पता है, इसलिए उसने इस टर्म में पूछा था। वरना मैं डायरेक्टली भी GME की वैल्यू पुट करता तो आंसर आता। तो क्या आ जाएगा देखो, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो GME अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? 1/G होता है। ये बचा 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर और ये बचा R प्लस एच। बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा सारा का सारा। तन में आ गया? यस और नो? तो उसका टाइम पीरियड कुछ ना कुछ आ रहा है। क्लियर एवरीवन? सेकंड पार्ट क्या निकालना है इसका? ये लिखा है ना बच्चे, R प्लस है, ये भी R प्लस एच ही है, यहाँ पे भी R प्लस एच है। ध्यान कहीं और होता तेरा। कोने में क्या लिखा, वो क्या लिखा, वो क्या लिखा है, तो और कैसे लिख रहे हैं? बड़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से भेजना है, कितनी हाइट पे भेजना है ताकि वो स्टेशनरी दिखाई दे। स्टेशनरी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किस केस में? याद करो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हमने पढ़ा था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी हमारी अर्थ की होगी, वही एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी? उस सैटेलाइट की होगी। तो हमने बोला था, मान के चलोगी अर्थ की, आपको पता है अर्थ की ओमेगा कितना होता है? अर्थ का ओमेगा 70.6। सर पता है, क्योंकि 2 पाई तो टोटल रेडियल डिस्टेंस हो गया डिवाइड बाय 24 इंटू 60 जो कि निकल गया रेडियन पर सेकेंड। ये किसके बराबर होगी? जो एक प्लेनेट होगा इसका, ये भी इसी ओमेगा से घूमेगा। ये प्लैनेट किसके ओमेगा से घूमेगा? इसी ओमेगा से घूमेगा। और इसके ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा होगा? जो अभी आपने निकाला था, कौन सा? ओमेगा स्क्वायर निकाला था ना आपने, GME अपॉन में R क्यूब। ये निकाला था ना आपने। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा दोनों को इक्वेट करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? इस R की वैल्यू निकालनी है बस। सर में आ गया नहीं आ गया? यस और नो?
इस आर की वैल्यू निकालने, दोनों ओमेगा को क्या करना है, इक्वेट करना है और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप। तो पहले आर की निकालेगा ना, उसमें से 6400 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करेगा फिर। यस और नो? सर में आ गया? सर में आ गया? दोबारा सुन लो। दोनों की ओमेगा क्या होगी, सेम। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, आर की। आर के अंदर क्या है, रेडियस भी है प्लस हाइट भी है, और फिर उसके बाद क्या निकालोगे, हाइट निकालोगे। तो आर इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आर प्लस एच। तो एच की हाइट से बोलिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस कैपिटल। ये वैल्यू निकालना। वैसे एक्चुअल में सैटेलाइट जियो स्टेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होते हैं 36,000 किलोमीटर। 35,000 कुछ होती है, 36,000 किलोमीटर के आसपास आंसर आना चाहिए आपका, 36,000 किलोमीटर। तो अर्थ के रेडियस से हो जाते लगभग लगभग 42,000 किलोमीटर। 42,500, कहीं बुक में 35,500 है, तो उसमें 6400 ऐड कर देता तो फिर लगभग 42,000 किलोमीटर आ जाती। सेंटर से 42,000 किलोमीटर। और ज्यादातर जियो स्टेशन सैटेलाइट कौन से होते हैं, जो आपके जीपीएस सिस्टम होते हैं, जो आप फोन में जीपीएस सिस्टम यूज करते हो, वहीं पे ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं, सैटेलाइट। क्योंकि जियो स्टेशन सैटेलाइट पूरे अर्थ पर होता है, अर्थ रिवॉल्विंग करता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 ही हमें सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। 3 से 4 की सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, जो कॉन्टिन्यूसली स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी दिखता है हमें, स्टेशनरी दिखता है, होता नहीं है, स्टेशनरी दिखता है, रिवॉल्व वो भी कर रहा। सर में आ गया? तो इस हिसाब से देखो, 2 4 क्वेश्चन और बचे हैं प्रीवियस ईयर के, देख लो एक बार। ये क्वेश्चन है, देखो आया हुआ है। इसने बोला, ए सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू ए सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ। द सेकंड सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया है कितना, 1.03 आर पे। तो बताओ उसके टाइम पीरियड पे कितना चेंजेस आएंगे, कितना टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट लार्जर, कितना लार्जर चेंजेस आएगा। ठीक है, ये निकालना है, वो भी परसेंटेज के टर्म में निकालना है। किसके टर्म में निकालना है, परसेंटेज के टर्म में। अभी मैंने रेडियस और उसके टर्म में कोई रिलेशन बताया था क्या आपको, बताया था ना। ए सैटेलाइट लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिटल रेडियस आर अराउंड द अर्थ, बोला अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो डेफिनेटली अर्थ का रेडियस कितना होगा यहाँ पे, आर हो गया। यस और नो? और उसका रेडियस कितना होगा, आर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, R1 डिवाइड बाय R2 का क्यूब हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर रेडियस ऑफ आर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, R1 हो जाएगा आर प्लस आर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, आर प्लस 1.03 आर। और इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, T1/T2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1/T2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये कितना हो गया, 2 आर हो गया, ये कितना हो गया, 2.03 आर। आर से आर कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चे, 2/2.03 का क्यूब आ गया। T1 डिवाइड बाई T2, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 3/2। हो गई? यस और नो? अब परसेंटेज चेंज निकालना है कि सेकंड सैटेलाइट कितना टाइम ज्यादा लेगा। डेफिनेटली रेडियस ज्यादा है, तो टाइम भी क्या लेगा बच्चों, ज्यादा लेगा, टाइम पीरियड ज्यादा लेगा। तो कितना ज्यादा लेगा, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई विद रिस्पेक्ट टू T1, वो आ गई 2.03 डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी, 3/2 इंटू कितना, T1। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, T2 को डिवाइड करना है यहां से 1.015 की पावर कितना, 3/2 T1। यस और नो? मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन मेथड सिखाया था, जब भी 1+ के साथ वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, समझाया था ना एच के केस में। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं बच्चे, बल्कि 0.015 डिवाइड बाय 3/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखो, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, 0.015 से। समझ में आ गया? ये आ गया T1।
3/2 को 0.015 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा चेक करो एक बार। 0.045 ऐसे आंसर है। बाय 2 है। रुक जा। 0 यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। ये 3/2 भी तो है, तो 2.5 के आसपास होगा, और क्या है फिर, ये होगा फिर, और क्या है आंसर। इसी तरीके से कॉन्सेप्शन में आ गया ना, कॉन्सेप्ट यही है, पर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट लगाना है इस तरीके से एग्जाम। ठीक है, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, पहले तो आंसर तो तुम्हें निकालना है, हमें थोड़ा निकालना आंसर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ 2025 में, ये 2025 के ही है, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट से सेटेलाइट एस्केप वेलोसिटी मतलब कि स्टार्टिंग के ही सारे जो हमने टॉपिक पढ़े ना, उन पे ही पूछे हैं। तो ऐसे कंपल्सन नहीं है कि इस बार नहीं आ सकता, एक दो में फंस भी सकता है, पर कम चांसेस है कि सेम टॉपिक पे दोबारा दे दे। फिर भी कुछ भरोसा नहीं है, करके तो सारे ही आना। क्वेश्चन क्या, इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज 9 times क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। फिर वही फॉर्मूले से निकलेगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से निकलेगा, उसी से निकल जाएगा आंसर। समझ में आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैसे होगा समझा, तो ही समझा, यश बता क्या वैल्यू में क्या पुट करें। ये सर कर रहा था ना, तो बता तो सही अब कैसे ये सर कर रहा था, तो बता। हाँ तो ये सर बोल रहा था ना, बता कैसे करेगा। क्या, हाँ टी स्क्वायर डायरेक्टली बोल रहे हो टाइम पीरियड, शाबाश। तू खड़ा हो जा, ज्ञानी देता टॉपर क्लास का, खड़ा हो जा। क्यों बोल रहा है जवाब फिर, तू ही बता कैसे सॉल्व होगा, चल तू ही बता। किसका दे रखा टाइम पीरियड, मून का दे रखा, वेरी गुड, चलो ठीक है। कौन सा, 30 प्रपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है, उसी से ही कहते हैं, उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड एक का दे रखा है। T1 दे दिया, हाँ ठीक है, R1 R2 और T2 बता दे बस अब। तो जैसे कि एक सेकंड है, वो 9 टाइम होता है, क्या कहते हैं, अर्थ के मून से हाँ, हैं। अच्छा जी, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, मतलब जैसे मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस x है, तो इसका डिस्टेंस क्या कहते हैं, हो जाएगा x/9 हैं, दोबारा पढ़ियो। सर। लेकिन वो क्लोज है तो ज्यादा पास होगी, तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा, नहीं कर तो बोल तो सही रहा है, पर मून और अर्थ के लिए बीच में नहीं बोल रहा है, सैटेलाइट अर्थ के बीच में और सैटेलाइट मून के बीच में अलग अलग बता रहा है। ध्यान से सुन लो, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ 9 times क्लोजर टू अर्थ देन द मून, इसका मतलब कि जहां पे अर्थ और सैटेलाइट है वो 9 टाइम क्लोजर है एज कंपेयर टू मून, वहां पे ज्यादा डिस्टेंस है मून के कंपैरिजन में। तो जो दोनों का डिस्टेंस आर है, वो दोनों का क्या है, R1 R2 9 times वाला डिफरेंस होगा। बस अब दूसरे का टाइम पीरियड कितना दे रखा है 27, तो दूसरे का निकल जाएगा बस। समझ में आ गया, ध्यान बातों में लगा रहता ना, इस वजह से अगली बार क्लास से तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, देखियो तू अब। रुक जा अभी, बस अभी बस क्लास खत्म होने दे फिर बताता हूँ। ये पढ़ो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सैटेलाइट ऑफ 10⁻³ मास इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितनी है बच्चे उसकी, 2r है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ रेडियस, जब भी ऐसा वर्ड आ जाए तो समझ लो कि वो सेंटर से ही बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेंटर अर्थ का सरफेस थोड़ी ना होता है। ऑर्बिटल रेडियस कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। सेंटर कौन सा होगा, अर्थ के इंक्लूडेड करके ही बोल रहा हो, अर्थ की रेडियस को इंक्लूड करके ही बोलना चाह रहा है। भाई साहब जब आप रेडियस लोगे
ऑर्बिटल रेडियस इसने बोला, ऑर्बिटल रेडियस इसने बोला ये वो कितनी है, 2r है। तो 2r तो सेंटर कहाँ पे होगा, अर्थ का ही तो सेंटर होता है, अर्थ का सेंटर ये रहा। तो ये r ऑलरेडी यहां पर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा फिर r, तो टोटल कितना हो गया r, ये याद रखना। अगर वो ऐसे बोले कि अर्थ की सरफेस से अबव पे 2r है, तो फिर ये ओनली 2r होगा, फिर ये r होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस 3r हो जाएगा। समझ में आ गया दोनों पॉइंट? ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है इसके अंदर। अब ये घूम रहा है ऐसे। इफ इतनी एनर्जी सप्लाई टू द सेटेलाइट, सेटेलाइट को अगर हम बाय चांस किसी तरीके से हम अगर एनर्जी दे दें, तो उसकी नई सर्कुलर ऑर्बिट कहां पे पहुंच जाएगी, और ज्यादा दूर चला जाएगा तो और कहां पहुंच जाएगी, ये चीज का क्वेश्चन वो कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, किसको में एनर्जी सप्लाई करनी है एक तरीके की। ठीक है, एक चीज बताओ, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सैटेलाइट का, और सैटेलाइट में मैंने आपको चीजें बताई थी, जब सैटेलाइट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर वो क्या होता है कि हमने यहां से उसको एनर्जी दी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर तो जा नहीं रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा, तो क्या होगा, वो यहां से स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी अर्थ के सरफेस से, उसकी वेलोसिटी आएगी, वो कहीं ना कहीं यहां पहुंचेगा, और यहां पे वो क्या कर रहा होगा बच्चों, घूम रहा होगा। जब वो घूम रहा होगा तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी उसके पास, दो एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, तो पोटेंशियल होगी प्लस, सॉरी काइनेटिक होगी प्लस पोटेंशियल भी होगी। तो हमने याद करो एक टोटल एनर्जी निकाली थी, याद है लास्ट में हमने एक टोटल एनर्जी निकाली थी, जिसकी वैल्यू आई थी कुछ ऐसी, माइनस के जी एम एम अपॉन में 2r आई, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला था, या फिर हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितनी आपने काइनेटिक एनर्जी दी है ना, उसके अंदर ध्यान से लो, जितनी आपने काइनेटिक एनर्जी दी है उसकी अभी भी हाफ प्रेजेंट है, तभी वो क्या कर पा रहा है, घूम पा रहा है। दोबारा समझ लो उस कॉन्सेप्ट को, सैटेलाइट में हमने ये पढ़ा था कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे वी वेलोसिटी से, जब वो अपने एक सर्टेन वेलोसिटी से पहुंच जाएगा तो वो क्या करता रहेगा बच्चों, रिवॉल्व करता रहेगा। तो जब वो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसके पास, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो उसके हिसाब से वो घूम रहा था। जब हमने टोटल एनर्जी निकाली उसकी, तो टोटल एनर्जी यहां पे कितनी होगी सर, यहां पे होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितनी होती है, माइनस के जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। सर स्मॉल आर कितना होगा, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी दी होगी उसने, वो उसने दी थी वी नॉट, तो हमने वी नॉट निकाला था। याद करो वी नॉट का फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन में स्मॉल आर। तो जब हमने वैल्यूज में यहां पुट करी थी, तब हमारे पास ये टोटल एनर्जी यहां बची थी। तो नेगेटिव मैंने समझा था, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो एक बाउंडेड रीजन में है, नेगेटिव नहीं आएगा इसका मतलब वो उसके ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल चुका है, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो इसके पास इतनी एनर्जी है और इस आर की वजह से वो घूम रहा है, घूम रहा इस एनर्जी। अगर मैं इसको और एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर दूं, तो उसकी नई रेडियस क्या हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ जीरो हो रही है कि नहीं हो रही, पहले तो ये चेक करना है। जीरो तो नहीं होगी, ऑर्बिटल में अभी भी घूम रहा है। तो जब मैंने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी है यहां से, तो इसकी नई रेडियस कितनी हो जाएगी, नई रेडियस कितनी हो जाएगी, बस मुझे ये निकालना। समझ में आ गया? तो निकालेंगे कैसे, स्मॉल आर की तो आपको पता क्या होगी, आर प्लस एच होगी, या फिर अभी आर ही लेके चल लो। ठीक है, अभी उसके बाद सॉरी, अब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, यहाँ से कितनी हो चुकी है ये वाली वैल्यू, 2r हो चुकी है, बताया ना इसने, 2r है, ये बताया ना इसने, 2r ऑर्बिटल रेडियस है। तो उसके पास कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है इस समय, इस समय ये एनर्जी पोजेस कर रहा है 4r। यहां तक क्लियर हो गया? पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, देखो। अब इसने इसको ध्यान से सुनो, अब इसने इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। कितनी दी है एक्स्ट्रा एनर्जी, सर ये दी है एनर्जी 10⁴ डिवाइड बाय 6, ये दे दी एनर्जी एक्स्ट्रा दी है। दी है तो ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट थोड़ा ना होगी, वो तो कंज्यूम करेगा तब होगी, इतने तो दी है, ये दे दी एक्स्ट्रा एनर्जी। अब इसकी एक नई रेडियस आ जाएगी, अब इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, एक नई रेडियस आ जाएगी। अब नई रेडियस आ रही है और वो घूम रहा है, ये इसने क्या बोला, कहीं इसने बोला है कि बाहर निकल गया, इसने देखो क्या बोला है, नई ऑर्बिटल रेडियस आ गई। नई ऑर्बिटल रेडियस के कारण अभी वो कौन से रीजन में है, बाउंडेड रीजन में, और बाउंडेड रीजन में एनर्जी क्या होगी टोटल, अभी भी सर नेगेटिव होगी। लेकिन वो किसके बराबर होगी पता है, देखो किसके बराबर होगी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बराबर होगी माइनस के जी
एम एम अपॉन में 2 आर फाइनल। क्योंकि अगर वो थोड़ा दूर भी जाता है तो जी चेंज होने वाला नहीं है, मास ऑफ अर्थ चेंज होने वाला नहीं, उसका मास भी सेम ही है जो सेम रहेगा। फर्क क्या होगा, आर फाइनल में फर्क होगा। तो हमें बस आर फाइनल निकालना है। जी सब चीजें हमारे पास हैं, बस हमें क्या निकालना है, आर फाइनल निकालना है। ये आंसर है बस। समझ में आ गया नहीं आ गया? वो पहले से प्रेजेंट थी, ये एक्स्ट्रा दी, टोटल निकालना। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, समझ में आ गया अच्छे से? कर लोगे? मुंडी बहुत तेज घूम रही है। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर छुट्टी। छुट्टी मतलब छुट्टी है, छुट्टी का मतलब छुट्टी होता है, और क्या होता है? चलो तो बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो कैसा पाथ फॉलो करता है, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना। तो देखो उसमें कॉन्सेप्ट समझो, लिख लो कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, पाथ ऑफ अ सैटेलाइट, पाथ ऑफ अ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। पाथ ऑफ ए सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है? तो हम मान के चल रहे हैं, ये हमारी क्या है, अर्थ है, और उससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर मेरे यहाँ पे एक सैटेलाइट है। ठीक है? और इस सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है बच्चे, आर। ठीक है? पहले मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट केस की, कौन सी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं इसको। सर इसकी ऑर्बिट को की सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी होगी, सबसे बड़ी वेलोसिटी एस्केप होगी। तो एस्केप को तुम बाद में देखेंगे, उसके बाद कौन सी होगी, ऑर्बिटल। और तुमने कोई वेलोसिटी पढ़ा नहीं है अभी तक तुमने, है ना? तो हम सबसे पहले मान के चलें कि ऑर्बिटल से भी कम है अब, ऑर्बिटल नहीं है। अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होता तो उसका पाथ कैसा होता, सर्कुलर होता। लेकिन अब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम कर रहा है। पहला केस क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम कर रहा है। तो अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम कर रहा है तो हमें इतनी कम से कम वेलोसिटी लेने, ध्यान सुनो, ताकि वो क्या कर सके बच्चे, हमारी अर्थ पे अटैक ना कर दे बस। ये तो चाहोगे कि अटैक कर दे? नहीं चाहोगे। तो फिर वो क्या करे, इतनी तो वेलोसिटी कम से कम दे दें कि भाई साहब वो गेज करके चला जाए, बस टच करके चला जाए, कोई बिल्डिंग को टच करके। टच करके जाना है तो चला जाए, बस फूक मार के चला, डरा के चला जाए। तो कैसा पाथ लग रहा है आपको ये, इलिप्टिकल पाथ लग रहा है। इसका मतलब कि पहला केस कौन सा है, जब मेरी वेलोसिटी, सैटेलाइट की वेलोसिटी लेस देन है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है बच्चों, इलिप्टिकल पाथ फॉलो। क्लियर एवरीवन? सर में आ गया? यस सेकंड, सर। सेकंड केस देखो। ये तो आपने बता दिया कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से करेगा, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से करेगा तो कैसा करेगा, हैं? कैसा करेगा कनन, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो, हैं? अभी बताता हूँ, बातें करेंगे, बहुत इतने ज्ञानी बच्चे हो रखे हैं आजकल, पूछो ही मत। कैसा पाथ फॉलो करेगा बच्चों, देख रहे हो? सर्कुलर, ये क्या है ये, सर्कुलर। ये कौन सा केस है, जब v इक्वल टू वी नोट होगा तो कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर, सर्कुलर होगा। ठीक है? तीसरा, अब दूसरी कौन सी वेलोसिटी बताई थी आपने, अब वेलोसिटी कौन सी है, अब वेलोसिटी है वी नॉट से तो ज्यादा है, ऑर्बिटल से ज्यादा, लेकिन एस्केप से कम है। तो कौन सी होगी, एस्केप से कम है। अगर एस्केप से कम है तो अर्थ से, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से जा सकते बाहर के, नहीं जा सकती है? जा सकते। देखो नया साइंटिस्ट कैप फोर्थ लॉ बनाया है इन्होंने, जिनका नाम है जय फोर लॉ। तो बिल्कुल नया लॉ बनाने की कोशिश की इन्होंने। तो कि क्या बनाएगा बच्चों ये, इलिप्टिकल पाथ बनाएगा। कौन सा बनाएगा,
थोड़ा ढंग से बनाना, इलिप्टिकल पाथ, स्पेस कम है। कौन से केस में? जब मेरी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो इस केस में कौन सी होगी? इलिप्टिकल होगा। बहुत बढ़िया सर्कुलर बनाया आपने। जय फिफ्थ लॉ। ये देखो, अरे अरे इतना खतर आराम से बना ले भाई, इतनी क्यों दुख में हो, दुखी क्यों हो इतना? अंडा भी ऐसा बनाया कि एक फोकाई पे पहुंचा दिया इसने। इलिप्टिकल का भी फोकाई बना रहा है, इतना बढ़िया तरीके से बना रहा है ये। मेरी अच्छी नहीं है सर। दिमाग तो अच्छा है कि वो भी अच्छा नहीं है? तो बात नहीं। बस कंपास ही बनाई हो तुम। अब वो एस्केप वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? भग जाएगा यहां से, है ना? एस्केप वेलोसिटी से होगा तो ये कौन सी वेलोसिटी है? कैसा बनाएगा ये? हैं? ये बनाएंगे गुरुजी, अभी वो भी आने वाला है, अभी क्यों दुख में हो इतना? दुखी हो जाते हो जल्दी से। पैराबोलिक कैसा होगा इसका नेट, कैसा पाथ बनाएगा ये? हैं? अर्थ भी इसको खींचेगी ना अपनी तरफ। सुनो, जब ये जाता रहेगा तो अर्थ भी तो खींचती रहेगी ना इसको अपनी तरफ, फिर भी वो कोशिश करेगा कि बाहर निकलने की। इसलिए उसका पास सीधा ना जाके कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। पर बहुत बड़ा शेप होगा ऐसा, छोटा सा नहीं, बड़ा। ठीक है। और जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा? थोड़ा और सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा और सीधा हो जाएगा सर, और सीधा हो जाएगा। क्योंकि कैसा पाथ बनाएगा? सीधी जाना चाहिए। हाइपर बोला सीधा जाना चाहिए हम लोग। है, तो लगभग सीधा ही तो है। और कितना सीधा भेजें? आजा साइंटिस्ट, कैप्लस बन रहा है यहाँ पे। अभी तेरे को बिठा के भेजूंगा ऐसी वेलोसिटी से ताकि तू यहाँ पे ना आ सके, बस तू बिल्कुल ना आ सके यहाँ पे। तो जब चांद पे या हम भेजते हैं तो कौन सी वेलोसिटी से भेजते हैं? कोई सी वेलोसिटी पे नहीं भेजते, कम वेलोसिटी पे भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम इसको इतनी एनर्जी से भेज सकें। तो हम क्या करते हैं, उसको रिवॉल्व करवाते रहे ताकि हम उसको एनर्जी धीरे धीरे सप्लाई कर सकें। जैसे जैसे सप्लाई करते रहेंगे, अभी सप्लाई वाला क्वेश्चन है ना, देखो जेई में वही क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में क्वेश्चन होता है। वो सप्लाई देने का मतलब ये है कि उसको सप्लाई देते रहेंगे ताकि ऑर्बिटल उसकी चेंज होते रहे। याद करो, ऐसा डायग्राम पढ़ा था पहले, छोटा सा इलिप्टिकल पाथ, फिर बड़ा सा इलिप्टिकल पाथ, फिर और बड़ा इलिप्टिकल पाथ। दूसरे 20-25 दिन तो हमारे अर्थ के बीच में ही घूमता गया। अगर उसके पास वी नॉट होती, वी होती सॉरी, वो तुरंत निकल जाता पहली बार ही में। वो क्यों घूमता इधर उधर? इसका मतलब डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी किससे कम होगी? सिर्फ वीई से तो कम ही होगी, ऑर्बिटल से ज्यादा रखी होगी, तभी वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा था। यस और नो? ठीक है, सर में आ गया। बस मेरे को अब ये जानना है कि केस में टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी, किस केस में? किस केस टोटल केस में टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी? हाँ जी मैडम बताइए। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी जिसमें वी नॉट होता है। नहीं, वी नॉट बड़ा है, वी कैपिटल वी जो है वो बड़ा है, वो छोटा है। थोड़ा सोचो, आराम से ही बोल, ठंडे होके सोचोगे तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। आराम से सोचो ठंडे होके। कौन से केस में, कौन से केस में आपको लगता है टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बाउंडेड होगी, और टोटल एनर्जी अनबाउंडेड होगी? हाँ भाई, हाँ जी गुरुजी बताएंगे, यस प्लीज बताइए। तो इस केस में जो भी कहते हैं वो पॉजिटिव होगी। बहुत ही बढ़िया। पहले तीन केस में नेगेटिव क्या होगी? पहले तीन केस में नेगेटिव क्या होगी? नेगेटिव होगी वेलोसिटी, क्योंकि वो बाउंडेड रीजन में ही उसके घूम रहा है, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में ही घूम रहा है। तो तीनों के तीनों केस में लिखो टोटल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव। इस केस में वी नॉट के केस, वी सॉरी वी के केस में टोटल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन यहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी?
ग्रेटर देन जीरो होगी। तो आपसे पूछा जाए कि किस केस में पॉजिटिव टोटल एनर्जी होते, तो केवल एक ही बनता है, जब वी से ज्यादा पे भेजेंगे। और अगर वी पे भेजेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वही टोटल कम से कम वेलोसिटी थी ना। यस और नो? तो बस सर में आ गया। इसके बाद में चली स्टार्ट कर